अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वीडियो लॉग में। मैं इकरारुल हसन की वीडियो की बात करने जा रहा हूं, जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए कहीं पर आउटडोर रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उस रिकॉर्डिंग के शुरू होने से कुछ ही सेकंड्स पहले जिस शख्स से उन्होंने बात करनी थी उसको थप्पड़ दे मारा। अब ये वीडियो जब मंजर आम पर आई है, बहुत से लोग कह रहे हैं जो इकरार ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं जो किया वो बहुत गलत किया। आपको किसने ये हक हासिल दिया है कि आप अगर मीडिया में काम करते हैं और आपके हाथ में माइक है तो आप जिसके साथ जो चाहें आप कर लें, किसी को थप्पड़ मारना है, किसी को कोई गाली देनी है या कुछ भी कहना है आप कह दें, आपको किसने ये हक दिया है? अब चूंकि मैं खुद भी इस तरह के प्रोग्राम्स करता आया हूं तो मैं ये बेहतर बताने की पोजीशन में हूं कि उस वक्त इकरार की क्या कैफियत थी कि जब इकरार ने ये इंतहाई कदम उठाया और उस शख्स को थप्पड़ मारा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनका ये करना किस हद तक ठीक था या बिल्कुल गलत था या कुछ ठीक था कुछ गलत था। ये मैं सारी आपको तफसील आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहले तो ये कि इकरार ने तफसील बताई है कि ये आदमी वो आदमी था जो गुज़श्ता कुछ अरसे से एक 12 साल लड़की है उसके साथ उसने ज्यादती की, फिर उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल करता रहा है और फिर ये तय हुआ कि वो वीडियो जिस उसने यूएसबी में रखी हुई थी वो यूएसबी देगा और पैसे ले लेगा। तो ये शख्स जब वहां पर पहुंचा, मौके पे पहुंचा, तो इकरार का ये कहना है कि उनकी अपनी टीम के एक मेंबर थे, उसको भी गाड़ी से उसने हिट किया और वहां पर इकरार से अपने जज्बात पर काबू नहीं पाया जा सका और इकरार ने ये इंतहाई कदम उठाया। अब मैंने भी इस तरह के बहुत से प्रोग्राम्स किए ओवर द ईयर्स के जहां पर ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनको देखकर, सुनकर और उनके वाकये की तफसील को जानकर दिल करता है कि वहीं पर कोई चीज़ मिल जाए, हाथ में कोई चीज़ आ जाए और आप उस शख्स को दे मारें। और बल्कि मेरे साथ मेरी जो टीम के मेंबर्स भी होते हैं वो भी मुझे कई मरतबा कहते रहे कि जी दिल तो यही चाहता है कि कोई हाथ में चीज़ और इस शख्स को पकड़ के मारना शुरू कर दिया जाए और इसके साथ वो किया जाए जो इसने आगे किया, ताकि इसको हम सबक सिखाएं और अपना गुस्सा निकालें। क्योंकि जब आप किसी ऐसे मुजरिम से, मुलजिम से मिलते हैं जो एतराफ़ जुर्म कर चुका होता है तो आप भी इंसान हैं, आपके भी जज्बात हैं और आप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अपने जज्बात पर काबू पाएं। आप खुद ही सोच लीजिए कि कहीं पर आपके साथ मुआशरे में कोई ऐसी नाइंसाफ़ी होती है, कोई ज़्यादती होती है तो आप क्या करते हैं? पढ़ा लिखा मुआशरा है तो यही कहेगा कि जी आपके तालीम तो आपको यही कहती है कि आप बर्दाश्त से काम लें, जो बड़ा मुश्किल काम होता है, आप अपने आप को रोकें, मुश्किल काम होता है लेकिन मज़ा तो यही आता है मुश्किल काम करने का कि आप बर्दाश्त करें, आप अपने आप को रोकें और किसी पे हाथ ना उठाएं। क्योंकि कानूनी एतबार से भी ये कहा जाता है कि जो हाथ उठाने वाला होता है वो कसूरवार होता है। लेकिन ये तो सारी वो पढ़ी लिखी बातें हैं, ये वो सारी कानूनी बातें हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, मैं एक वीडियो का यहाँ पर आपको हवाला देना चाहूंगा कि अब से कुछ ही अर्सा पहले एक मोटरवे पे टोल प्लाजे की वीडियो आई है मंजर आम पर, जिसमें देखा जा सकता है कि एक गाड़ी आ रही है, तेज रफ्तारी से आ रही है, टोल प्लाजे के पास है और वहां पर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के एहलकारों ने उनको वहां पर रोकने की कोशिश की। एक गाड़ी के दाएं जाने पाए और एक गाड़ी के बाएं जाने पाए। जो गाड़ी के बाएं जाने नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का एहलकार आया, उसको उस गाड़ी ने कुचल दिया और उसको ऐसे बुरी तरह से हिट किया कि जिसके बाद वो काफी दिन तक वो एहलकार हॉस्पिटलाइज रहा और फिर उसकी डेथ हो गई। अब जब इस तरह का कोई वाकया हो तो फिर आप क्या करते हैं? इसी की एक और कड़ी, एक और वाकया आया है, सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और उस पर भी फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे जी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और अपने आप को रोक के रखना चाहिए, बर्दाश्त करनी चाहिए। लेकिन हम इंसान है ना, ये हम भूल जाएं क्या? लोग भूल जाते हैं कि आप भी एक इंसान हैं और आप जब अपने आप को उस कैफियत में रखते हैं तो आप सही बता सकते हैं कि आपको क्या करना था और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। एक ये अभी मोटरवे का एक और वाकया कि सुखे की जो सर्विस एरिया है वहां पर एक दुकान पर बैठा हुआ था शख्स, वहां पर डाकू आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है, उस शख्स को कत्ल कर दिया। फिर और भी इस तरह के बेतहाशा वाकयात हैं। मैं आपको अपना एक वाकया बताता हूँ सन 2014 का। मैं यहाँ से भक्कर गया, वहां पर दो भाई ऐसे थे जो कब्रिस्तान में जाकर कम उम्र बच्चों की जिनकी वफात होती थी उनकी कब्र को खोदते थे, उनकी तदफीन के बाद पूरी बाकायदा नज़र रखते थे कब्रिस्तान पे कि किसी कम उम्र बच्चे को लाकर या बच्ची को लाकर वहां पर किसी ने दफनाया है। दफनाने के बाद अभी कब्र की मट्टी सही से सूखी भी नहीं होती थी कि वो कब्र की खुदाई करते थे रात के अंधेरे में, तारीकी में। और फिर उसके बाद जरा सोचिए कि ये कैसे घटिया दोनों भाई थे और कैसे दरिंदे थे ये कि वो लाश वहां से निकालते थे और निकाल कर जाकर अपने घर में उस लाश के टुकड़े करके
اس کو پکاتے تھے اور کھاتے تھے۔ میں نے جب ان دونوں بھائیوں سے ملاقات کی، وہاں حوالات میں بند تھے تھانے میں، تو کیا ایسے ملزمان کو مل کر کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ ان کا وہ حشر کریں کہ کبھی کسی نے نہ کیا ہو؟ کیا آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ اپنا سارا غصہ ان پر نکال دیں؟ کیا آپ کا دل کرے گا کہ آپ ان کو معاف کر دیں؟ کیا آپ کا دل کرے گا کہ آپ انہیں کہیں زبانی کلامی بات کریں اور آپ ان سے کہ ہاں جو تم نے کیا بہت غلط کیا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، یہ کہہ کر آپ وہاں سے نکل آئیں اور صرف زبانی کلامی؟ یہ معاملات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کا خون کھولتا ہے، آپ سے پھر اپنے آپ کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، آپ کے لیے اپنے آپ کو برداشت کر کے پل بیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم سب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انسان ہے نا، ہم سب، ہمارے بھی جذبات ہیں۔ اور وہاں پر وہ شخص، گھٹیا شخص، 12 سال کی بچی تھی جس کے ساتھ یہ گھنونا فیل کرتا رہا، اس کو بلیک میل کرتا رہا، اور پھر بلیک میل کرنے کے بعد اگر آگے سے کوئی اس بات پہ اکڑ جائے کہ جی جو میں نے کیا وہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، ڈرامے بازی کرنا شروع کر دے، تو پھر ہاتھ تو اٹھ ہی جاتا ہے۔ تو اقرار نے گو کہ معافی مانگ لی ہے، اس نے معذرت کیا، اس نے کہا جی میں سرنڈر کرتا ہوں، اگر وہ شخص میرے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہے تو ضرور کرے، لیکن جذبات میں آ کے میں نے یہ کیا۔ اور میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اپنی لائف میں جتنے بھی پروگرامز کیے ہیں، یہ بھکر والے 2 بھائیوں کے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بے تحاشا پروگرامز ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، لیکن میں نے غصے میں ہونے کے باوجود اور ناقابل برداشت ہونے کے باوجود معاملے کا، میں نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور اگر وہ کہیں حوالات میں ہوتے تھے، حوالات سے باہر ہوتے تھے، کسٹڈی میں ہوں یا باہر ہوں، میں نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنے آپ کو روکا ہے۔ اور وہاں پر بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن اپنے آپ کو روکا ہے، کیونکہ میں خود یہ مانتا ہوں کہ مجھے میرا مائکرو فون، مجھے میرا میڈیا کا کارڈ، مجھے کیمرہ، یہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اس شخص نے جو کیا وہ پکڑا گیا، وہ بے نقاب ہو چکا ہے، ایکسپوز ہو چکا ہے، اس کے خلاف اب کارروائی ہونی ہے، قانونی کارروائی ہوگی۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح کا جو یہ گھنونا فیل کرتے ہیں، یہ ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، پیسے لگا کے اچھا وکیل کرا کے کسی نہ کسی طریقے سے معاملے کو لٹکاتے رہتے ہیں اور جو کیس کے مدعی ہوتے ہیں ان کو تھکاتے ہیں، اور پھر عدالتوں میں آ کے پیشیوں پہ انہی کو گھورتے ہیں اور سرکاری خرچ پہ پلتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے جرم کیا ہے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، تو اتنا وہ معاملے کو لٹکاتے ہیں وکیلوں کے ذریعے کہ پھر آخر میں جو مدعی ہوتے ہیں، جو افیکٹی ہوتے ہیں، وہ خود ہی پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس کیس سے وڈرا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ سب جانتے ہوئے بھی میں نے کبھی نہیں کیا، لیکن جو اقرار نے کیا وہاں پر کوئی بھی ہو، وہاں پر ہم تعلیم، تہذیب، اخلاقیات وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی درس ہیں، اور پھر یہ کہ جی عدم تشدد اور یہ اس طرح کے جو سارے فکرے ہیں وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ انسان کو انسان سمجھنا چاہیے، اور ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ بے بس ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ اس بے بسی کی آپ سمجھ لیں کہ اس سے زیادہ یہ بلند ترین جگہ تھی، یہ دس واز دا پیک، کہ جہاں پر اقرار تھا کہ جس کی وجہ سے پھر وہ ہاتھ اٹھایا اور اس شخص کو تھپڑ مارا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اسٹوڈیو لاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔